वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण पी बाई क्यू सीरीज है। एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है, मॉक सेट भी है। ठीक है, आराम से इन प्रश्नों को देखिएगा। जो प्रश्न आपको आते हैं तो उनको आराम से आप सॉल्व करना, जो नहीं आते हैं तो उनको अपनी कॉपी पे आप नोट करते रहना। क्यों? क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मॉक टेस्ट भी हो जाएगा कि एचपी पीजीटी के लिए आपकी कितनी तैयारी है। ये जो प्रश्न है ना केवल पीजीटी की परीक्षा तक ही सीमित है, अपितु अगर आप सेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ किसी दूसरे स्टेट के या फिर हिमाचल प्रदेश के सेट के प्रश्न पत्र, नेट के प्रश्न पत्र, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो उसके क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। इसी के तहत देखिए, आज का जो क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष लाया हूँ ये हिमाचल सेट का है। ये 2018 में ये परीक्षा हुई थी। तो आप इसको ध्यान से देखना। जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपको लगे तो उनको आप नोट करते रहना। बाकी देखिए, जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। फिर भी अगर कहीं पर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होना चाहिए था तो आप बता सकते हो और उसके तथ्य भी दे सकते हो कि कहाँ से आपने इसे स्टडी करा है। ठीक है, तो एक सेकेंड आप वेट करना। तो देखिए, पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये पूछा गया है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, एक और चीज आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट के लिए जो एलटी टेट की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन बैचेज बिठाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई आपके नियर डियर हो जो एलटी टेट की तैयारी करना चाहते हैं जून 2024 के लिए, तो आप उनको हमारे साथ संपर्क करवा सकते हो। और पीजीटी हिंदी के लिए भी हमारी टीम के द्वारा कई चीज़ें अब ई बुक के तौर पर अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप उनकी जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 8219312129 पे। ये व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पीजीटी की काफ़ी चीज़ें आपको अब अवेलेबल करवा दी गई हैं। साथ में हिंदी ग्रामर के हार्ड नोट्स भी अवेलेबल है और बीएड पोर्शन के लिए भी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। आराम से आप इसको सोचिए कौन सा उत्तर होना चाहिए, तो आप टिक लगा सकते हो। तो देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1893 को। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 2। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। तो बताना है आपने। यहाँ पर आपके समक्ष 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। जो पहला कथन है, खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ बात जुड़ता है। विकल्प बी है, ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन द्वित्व का प्राधान्य है। सी है, अवधि में अकारांत की प्रवृत्ति होती है। और चौथा है, भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव है। तो जो दूसरे का सही होगा तो वो होगा विकल्प डी, कि जो भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव होता है। बाकी जो खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ बा जोड़ा जाता है ये गलत होगा। फिर है, ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन द्वित्व का प्राधान्य है, ये भी गलत होगा। अवधि में औकारांत शब्दों की प्रवृत्ति है, ये भी गलत होगा सिवाय डी के। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से नाट्य संधियां हैं। तो बताना है नाट्य संधियां कौन कौन सी हैं। तो जो तीसरे का सही विकल्प होगा तो सही हो जाएगा मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। निर्वहन, ये तीसरे का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 4, इसमें क्या पूछा गया है, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तो बताइए कौन सा ऐसा पात्र है। यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देता हूं, जो ये प्रश्न है ये
पीजीटी हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनके नए पाठ्यक्रम पर आधारित ही हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर ही पीजीटी हिंदी वाले तैयारी करिएगा। तो जो चौथा है, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान विडंबना होने को व्यक्त करता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो ये होगा बी, जर्नैल सिंह। प्रश्न संख्या 5, मीरा की निम्नलिखित पंक्तियों में से किस में खुली चुनौती का भाव है? मीराबाई। मीराबाई की यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से बताना है कि वो कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने खुली चुनौती का भाव व्यक्त किया है। पहला है यहाँ पर, लोक लाज कुलरा मर्यादा जग में नेक ना राखियाली। दूसरी पंक्ति है, भाया छाड़िया बंधा छाड़िया छाड़िया सगा सुया। तीसरी है, थे कहिया छाणे महा को चोडे लिया बजंता ढोल। चौथा है, मीणा री लगन लगिया होना जो होना हो जो हुआ। तो बताइए पांचवे का कौन सा सही होगा? एक तो यहां से आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां सारी की सारी मीराबाई जी की हैं, ठीक है। कभी आपसे इनसे संबंधित तथ्य भी पूछे जाएं तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको लिख के रखनी चाहिए कि ये पंक्तियां किसकी है, मीराबाई की हैं। फिर जो इस प्रश्न का उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प डी। कौन सा? मीरा री लगन लग्या होना हो जो हुआ। तो देखिए यहाँ से मीराबाई की स्पष्ट ये खुली चुनौती वाली पंक्तियां मिलती है कि मीरा की लगन लग गई है, जो होना होगा वो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ से खुली चुनौती मिल जाती है। पांचवे का जो सही होगा डी। अगला है 6, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में निम्नलिखित में से कौन गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते? ऐसे कौन है जो गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते हैं? कौन से पाश्चात्य विद्वान हैं? ये सारे के सारे जितने भी विद्वान हैं, ये सारे के सारे हैं पाश्चात्य विद्वान, ठीक है। तो छठे का सही विकल्प बताना है आपने। तो जो छठे का सही विकल्प होगा तो ये होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इन्होंने काव्य भाषा की जो सिद्धांत है उसमें ये चीजें मानी है कि गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। ये सही होगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है 7, इसमें आपसे पूछा गया है, जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास कौन सा है? जो जैनेन्द्र कुमार हैं, ये भी उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाते थे इनके द्वारा। यहाँ पर देखिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये चारों के चारों उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के ही हैं। और विधा भी याद रखिए, ये सभी की विधा क्या है, उपन्यास विधा की ये रचनाएं हैं। कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन सी रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की होंगी, अगर आपको याद होगा तो आप ठीक कर लोगे, नहीं याद होगा तो आप यहाँ से प्रश्न को गलत कर लोगे। तो जो 7वें का सही विकल्प होगा कि जो परख है, ये जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास होगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 8, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। तो कौन सा एक उदाहरण यहाँ पर है जो अपादान कारक का है? तो 8वें का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका, लड़का कुत्ते से डरता है। लड़का कुत्ते से डरता है तो अपादान होता है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, जो भी इस तरह के वाक्य होते हैं, पंक्तियां होती हैं, तो वहां पर अपादान कारक होता है। क्योंकि लड़का देखिए कुत्ते से डर के दूर हो रहा है ना, तो दूर होने की स्थिति यहाँ पर बतलाई गई है। तो 8वें का सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, देखिए काफी बार परीक्षा में आपसे जब वीडियो बनाता हूँ उससे पूछता हूँ, तो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला था, कब संभाला था ये बताना है। 9वें का सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो 9वें का सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, 1903 से लेकर 1918 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका कार्यभार संभाला गया था। अगला जो प्रश्न है 10, इसमें आपसे पूछा गया है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा गया है। क्या है? अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग धर्मवीर भारती की। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण को है प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? मैंने जो नए जो हमारे बैच के साथ एनरोल है उनको ये प्रश्न बताया था कि जो अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है, किसने कहा है ये? तो ये गांधारी ने कहा था, ठीक है। ये ए सही विकल्प होगा।
गुस्से गुस्से में जो गांधारी है ये भगवान श्री कृष्ण को वंचक कहती हैं, तुम प्रभु नहीं वंचक हो। परंतु जब बाद में इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो ये भगवान श्री कृष्ण से माफी भी मांगने लगती है, परंतु भगवान सारी चीजों को भुला देते हैं। तो 10वें का सही विकल्प ए। अगला प्रश्न है 11। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मैला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर है कौन? मैला आंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर है, ये बताना है। जो जो यहाँ पर पात्र दिए गए हैं, कालीचरण, बालदेव, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, ये सारे के सारे मैलांचल के पात्र हैं। ये यहाँ से आपको स्पष्ट ये कर दूं कि मैलांचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास होगा मैलांचल। और ये सारे के सारे जो पात्र है ना, ये मैलांचल के ही हैं, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए, ये जो गांधारी, धृतराष्ट्र, संजय, अश्वत्थामा, ये भी अंधा युग के ही पात्र हैं। यहाँ से आपको अगर ध्यान से पढ़ते हो तो 4 5 5 प्रश्न निकल जाते हैं प्रश्न से। तो जो 11वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा दोस्तों कालीचरण। कौन सा? कालीचरण। कालीचरण मैलांचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर है, ए सही विकल्प होगा। फिर प्रश्न संख्या है 12। इसमें आपसे पूछा गया है, नागमती वियोग खंड में 12 मासा की शुरुआत हुई, तो बताइएगा। पहले तो ध्यान रखिएगा, जो नागमती वियोग खंड है ये किस महाकाव्य के अंतर्गत आता है? जो पद्मावत है जायसी का, उसके अंतर्गत आता है नागमती वियोग खंड। इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा जो एक खंड आता है मानसरोवर खंड। ये दोनों हमें पीजीटी हिंदी में लगे हुए हैं ना, तो ध्यान रखना। ये बताइएगा आप, जो अपना ये है नागमती वियोग खंड को किस भाषा में लिखा गया है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो जो सही विकल्प होगा 12वें का, तो वो हो जाएगा आपका सी, आषाढ़ मास। जो 12 मासा की शुरुआत होती है आषाढ़ महीने से, सी यहाँ सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 13। इसमें पूछा गया है, हंस पत्रिका के अल्पसंख्यकों पर आधारित अंक का संपादन किया किसने किया था? 13 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका असगर वजाहत के द्वारा। जो हंस पत्रिका है जिसे राजेंद्र यादव और मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा संपादित किया गया था। एक समय ऐसा था कि जब अपने जो मुंशी प्रेमचंद्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात हंस पत्रिका की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो जो राजेंद्र यादव थे, इन्होंने आगे बढ़कर हंस पत्रिका का कार्यभार संभाला और उसको एक व्यवस्थित तरीके से ला दिया था। तो जो 13 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, असगर वजाहत। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए। वहां पर आपको नेट सेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा पीडीएफ इत्यादि सेंड की गई हैं। उनके वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जुड़कर वहां से डाउनलोड करिए। आपको वहां पर बैकअप पीडीएफ मिली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 14 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय है, मुक्त साहचर्य का पर्याय है, किसके अंतर्गत होगा ये? तो जो 14 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका फैंटेसी के अंतर्गत। फैंटेसी के अंतर्गत मुक्त साहचर्य का पर्याय बताया गया है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है 15 के अंतर्गत, निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है ये बताना है। तो 15 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा क्रांतिकारी कवि निराला। ये पुस्तक रामविलास शर्मा की नहीं होगी। बाकी भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन, प्रेमचंद और उनका युग, हम हशमत शीर्ष हम ये ज्यादा बढ़ गया आगे। ये 3 इनकी पुस्तकें हैं, परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय सौंदर्य भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, प्रेमचंद और उनका युग, ये तीनों ही पुस्तकें रामविलास शर्मा की होंगी। जो रामविलास शर्मा है ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, अधिकतर ये किससे प्रभावित माने जाते हैं? ये माने जाते हैं मार्क्सवाद से प्रभावित या फिर प्रगतिवाद से प्रभावित, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 16। इसमें आपसे पूछा गया है, हम हशमत शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो हम हशमत है ये संस्कृत विधा की रचना के अंतर्गत आता है। और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे लिखा गया है कृष्णा सोबती के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती के द्वारा। यहाँ पर सही विकल्प होगा 16 का डी।
अगला प्रश्न है 17। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ। आपने बताना है कि जो हमारी टीम के द्वारा सीरीज चलाई गई थी, जिसमें आपको न्यू पाठ्यक्रम पर आधारित टॉपिक वाइज क्वेश्चन और आंसर मिलते थे, ठीक है, और वो होते थे ऑडियो लेक्चर, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसमें कमेंट कर रहे थे कि हमें चाहिए कैसे लेक्चर, वीडियो लेक्चर। क्या आपको वीडियो लेक्चर ही चाहिए? अगर वीडियो लेक्चर चाहिए होंगे तो वो आपको बड़े कम समय में मिलेंगे, अर्थात बहुत ही दिनों के पश्चात, क्योंकि मेट्रो को टाइप करने में भी समय लगता है, उपलब्ध करने के लिए समय मिलता है। और जो अगर आपको ऑडियो लेक्चर ही चाहिए होंगे तो मैं आपको डेली प्रोवाइड करा करूँगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए होंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि समय का थोड़ा-सा अभाव हमारे पास है, जिस कारण आपको रोज़ लेक्चर उपलब्ध नहीं हो पाएँगे। अगर रिवीजन हेतु ऑडियो लेक्चर चाहिए होंगे तो वो मैं डेली आपको दिया करूँगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए होंगे तो उसमें समय लगेगा। ध्यान रखना, ऑडियो और वीडियो की बात कर रहा हूँ। कैसे लेक्चर चाहिए? जो पहले वाले ही लेक्चर चाहिए तो उसको कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने ये उत्तर बताइएगा। तो प्रश्न था हमारा, किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा है? कई बार मैं आपको ये प्रश्न रिपीट करता था, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है ना, किसने किया है ये? राम कुमार वर्मा के द्वारा ये भक्ति काल तक ही इन्होंने अपने इतिहास में भक्ति काल तक ही इन्होंने अपने इतिहास को लिखा था, ठीक है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम आप लोग बताइएगा। आप लोगों को करवाया है मैंने बहुत बार ये प्रश्न आपके लिए दूसरा हुआ आज का। 17 का 20 सही है ये तो। अगला प्रश्न है 18। विशिष्टाद्वैत का संबंध किस आचार्य से है? 18 का सही होगा कौन सा विकल्प? तो 18 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है 19। अमीर खुसरो के बाद मुकरियां लिखने वाले कवि हैं। सबसे प्रमुख माने जाते थे मुकरियां लिखने के लिए अमीर खुसरो। इनके बाद भी हिंदी साहित्य में मुकरियां लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी ये बताना है। तो जो 19 का सही विकल्प होगा तो वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य में मुक्तियां लिखी गई थी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका जन्म बताना है आप लोगों ने, कब हुआ था इनका जन्म। फिर अगला प्रश्न देखिए 20। जमीन पक रही है ये काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? जमीन पक रही है, तो जो 20वें का सही विकल्प है तो वो होगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, विकल्प बी। ये देखिए, जिस समय ये एग्जाम हुआ था मैंने भी इसी दिया था, तो मेरे द्वारा तो ये पास कर दिया गया था ये सेट का पेपर। परंतु बहुत से बच्चों ने एक दो क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिए थे। जैसे यहाँ पर मेरे कई मित्र ऐसे जिन्होंने इस प्रश्न की वजह से उनका सेट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दो विकल्प सेम सेम है, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ते हो आराम से पढ़ना है। क्यों? जल्दबाजी में हम देखिए हमने पढ़ा ये केदारनाथ, हमने सोचना था यही ठीक है, तो इस तरह से नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल अलग है, केदारनाथ सिंह अलग है। ध्यान से पढ़ते तो कई बच्चे इसी में टिक लगा देते थे। और जो ये हमारा कैसा होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, एक बार आपने टिक लगा दिया तो वो आपका गलत ही माना जाता था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो वहां पर इसको चेंज करने की फैसिलिटी होती है, परंतु ऑफलाइन में नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए आपकी पीजीटी की परीक्षा ऑफलाइन हो तो ध्यान से हर एक प्रश्न को पढ़ना है। टिक पहले नहीं लगाना है, आराम से पढ़ पढ़ के हर एक प्रश्न का टिक लगाना है, सारे विकल्प भी पढ़ने हैं तब जाके टिक लगाना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको परीक्षा में अपनी सफलता से वंचित कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 21। आपातकाल के दौरान किन साहित्यकारों द्वारा यकायक व्यवस्था विरोध की जगह व्यवस्था के समर्थन में कुछ लिखने पर एक कहानी यह भी हैरत प्रकट की गई थी? अच्छा प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न। एक कहानी यह भी, ये किसकी आत्मकथा है ये बताना है आप लोगों ने। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मनु भंडारी की ये आत्मकथा है। इसमें किसके द्वारा हैरत प्रकट किया गया था? तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प डी, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती के द्वारा इसमें हैरत प्रकट की गई थी। अगला है 22। रजिया संस्मरण में अभिव्यक्ति नहीं है, तो किसकी अभिव्यक्ति नहीं है रजिया संस्मरण में?
यहाँ से ये आपको स्पष्ट कर दूं, जो ये रजिया संस्मरण है, ये आता है आपकी माटी की मूर्तें नामक संस्मरण में। किसमें? माटी की मूर्तें। माटी की ये मूर्तें किसका संस्मरण है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। नोट करते रहिएगा हर एक व्याख्या को जो मैं करता हूँ, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ये। माटी की मूर्ति किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की संस्मरण। और रजिया संस्मरण उसी के अंतर्गत आता है। तो जो 22 का सही विकल्प होगा तो वो होगा, स्त्री के प्रति पुरुष विकर्षण की अभिव्यक्ति रजिया संस्मरण में नहीं मिलती है। बाकी स्त्रियोचित हास प्रयास मिलता है, प्रतिष्ठा के कारण उपजी झिझक मिलता है, अतीत में उपजे लगाव यह भी मिलता है। अगला प्रश्न है 23। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में विस्तृत आलोचना की गई है। किसकी विस्तृत आलोचना की गई है? तो 23 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका बी। भारतीयों के आलस्य की इसमें आलोचना की गई है या फिर उसका वर्णन किया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किसकी ये रचना है? तो ये रचना हो जाएगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला जो प्रश्न है 24, इसमें पूछा गया है, महाभोज में लेखिका ने लोकतंत्र के किस स्तंभ के प्रति आशा का भाव व्यक्त किया है? तो जो 24 का सही विकल्प होगा तो होगा वो आपका न्यायपालिका। 24 का डी। अगला प्रश्न है 25। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। एक प्रश्न आपके लिए ये छोड़ देता हूं, आपने बताना है गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम कौन सा है। देखिए कथन है इसके, इस कहानी में एक रास्ता को संरचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी मनोविज्ञान के धरातल पर लिखी गई मार्मिक कहानी है। इसमें स्थिति का स्वीकार मध्यवर्गीय जीवन की नियति है। इसमें सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति चरित्र की गहन संवेदना का अभाव है। तो जो 25 का सही विकल्प कौन सा होगा? डी। इसमें सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति चरित्र की गहन संवेदना का अभाव है, ये गलत है। बाकी 3 के 3 विकल्प यहाँ पर सही होंगे। गैंग्रीन कहानी किसकी है? अज्ञेय की। नई कविता के किस कवि का संबंध गांधीवादी विचारधारा से है? तो जो 26 का सही विकल्प होगा भवानी प्रसाद मिश्र के साथ। अगला प्रश्न है 27। विशिष्ट पद रचना ये कहा गया है, किस संबंध में कहा गया है विशिष्ट पद रचना? तो 27 का सही विकल्प होगा रीति के संबंध में कहा गया कि विशिष्ट पद रचना। फिर अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर 28। मन आवेगों का तंत्र है, ये कथन है, तो बताइएगा किसने कहा ये कथन? तो जो 28 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका आइए रिचर्ड्स के द्वारा कहा गया था कि मन आवेगों का तंत्र है। अगला प्रश्न है 29। भारत के संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद है। तो जो भारत के संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद होंगे तो ये हैं आपके 29 का सही विकल्प होगा यहाँ पर 343 से लेकर 351 तक। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है, किस पर आधारित है आत्मजयी की कथा वस्तु? तो जो सही विकल्प होगा 30 का तो वो हो जाएगा आपका कठोपनिषद पर। अगला प्रश्न है 31। कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। कविता क्या है जो निबंध है, इसके अनुसार कविता की आयु कैसे बढ़ती है ये बताना है। तो जो ये बढ़ती है तो ये बढ़ती है नाद सौंदर्य के कारण कविता की आयु बढ़ती है। सही विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है लालपान की बेगम में नहीं है, क्या नहीं है लालपान की बेगम में जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की? तो सही विकल्प जो होगा तो ये हो जाएगा आपका सामूहिकता के विघटन का दंश।
इसमें सामूहिकता कहीं पर भी विघटित नहीं होती इस कहानी में, बल्कि सामूहिकता को प्रबलता मिलती है इस कहानी के माध्यम से। गृहस्थ प्रेम की अभिव्यक्ति है, सही है। वात्सल्य का चित्रण मिलता है, श्रम के फल के प्रति मोह ये भी मिलता है। 3 यहाँ पर सही होंगे, परंतु विकल्प 4 सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 33। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। गोदान के उपर्युक्त कथन में व्यंग्य किया गया है, किसके प्रति यह व्यंग्य किया गया है गोदान उपन्यास में? तो सही विकल्प जो यहाँ पर 33 का होगा तो वो होगा खन्ना साहब के प्रति ये व्यंग्य किया गया है। 33 का सही विकल्प ए। अगला जो प्रश्न है 34, इसमें आपसे पूछा गया है, रश्मिरथी में इंद्र द्वारा प्रदत्त किस शस्त्र से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था? अगर आप लोग महाभारत देखते हो, ठीक है, तो महाभारत में ही आपको ये पता चल गया होगा घटोत्कच कौन था? भीम का पुत्र। जब देखिए भीम के पुत्र घटोत्कच के द्वारा कौरवों की सेना में त्राही त्राही मचा दी थी, तो जो दुर्योधन है वो कर्ण को कहता कि इसका वध कर दो। तो वध करने के लिए कोई भी जो शस्त्र था उस समय लाभ प्रदान नहीं कर रहा था। तो रश्मिरथी में भगवान इंद्र के द्वारा कर्ण को एक ऐसा मोक्ष शस्त्र ऐसा दिया गया था कि अगर एक बार उससे वो किसी पर भी प्रहार कर दे तो उसका बचना असंभव था, वो बच ही नहीं सकता था। तो ये कर्ण ने बचा के रखा था अर्जुन को मारने के लिए, परंतु ऐसी लीला होगी कि जो घटोत्कच है उसके ऊपर ये लागू करना पड़ा। तो कौन सा वो शस्त्र था? शस्त्र क्या था? अस्त्र शस्त्र नहीं, शस्त्र। तो 34 का जो सही विकल्प होगा ना, तो ये था एकअग्नि। एकअग्नि, इसका नाम ही देखिए एकअग्नि, अर्थात इसको आप एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। एक बार आपने प्रयोग कर दिया तो उस सामने वाले की मृत्यु निश्चित थी। तो घटोत्कच पर इस शस्त्र से वार किया था कर्ण ने। अगला प्रश्न है 35। विखंडन के लिए जाना जाता है, किसे जाना जाता है विखंडन के लिए? तो जो 35 का सही विकल्प होगा तो वो होगा जॉक देरिदा। जॉक देरिदा कहाँ क्या था? ये इटली से था ये जॉक देरिदा। अगला प्रश्न है 36। दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। तो जो दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या मानी गई है, तो ये मानी गई है आपके 10। कितनी? 10। सी सही विकल्प होगा। यहां से देखिए आपको और तथ्य बता देता हूं। जो आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने भी गुण और दोषों की संख्या कितनी कितनी मानी थी? 10 10। तो ये भी आप ध्यान रखिए, 10 का नंबर यहाँ पर आ गया तो आपको बता दिया। अगला प्रश्न है 37। हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में चर्चित नहुष के लेखक हैं। हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में कौन चर्चित है? नहुष है। कौन है? नहुष। तो नहुष के लेखक कौन हैं ये बताना है। क्या ये बाबू गोपाल चंद्र का है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह का है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या फिर श्रीनिवास दास का है? तो सही विकल्प 37 का हो जाएगा, बाबू गोपाल चंद्र का होगा ये। जो बाबू गोपाल चंद्र थे ये पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही ये स्वीकार किया था कि जो नहुष नामक ये नाटक है ये हिंदी का प्रथम नाटक है। अगला जो प्रश्न है 38, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से यात्रा वृत्तांत है, कौन सा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है ये बताना है। तो जो 38 का सही विकल्प होगा तो वो होगा एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। किसका? तो ये अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। नदी की बाग छाया, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये कितनी नावों में कितनी बार, ये तीनों ही ये तीनों ये है काव्य संग्रह। किसके काव्य संग्रह हैं ये? अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 39। ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है, ऐसा कौन सा उपन्यास है जो ग्रामांचल से संबंधित है? तो 39 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका अलग अलग बैतरणी। ये बी सही विकल्प होगा।
ये जो प्रश्न पत्र है ना या फिर जो सीरीज है ये एचपी सेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखना। पीजीटी वालों के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी सेट वालों के लिए है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित बोली क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सही है? तो जो 40 के ही सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। बुंदेली झांसी में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है, दतिया में बोली जाती है, ग्वालियर में बोली जाती है। 40 का सही यही होगा, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, रुकिएगा। हाँ ठीक है, यही बुंदेली यहीं पर बोली जाती है। अगला प्रश्न है 41, सिद्धों ने चर्यापदों की रचना किस भाषा में की? बहुत ही सुंदर ये प्रश्न है। कई बार दिया जाता है संधा भाषा, ठीक है, तो आप टिक कर लेते, परंतु यहाँ पर तो संधा भाषा है ही नहीं। संस्कृत है, अवहट है, प्राकृत है और ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है। कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए, कई बार संधा भाषा नहीं होती है तो आप लोगों ने टिक करना है अवहट पे। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी अवहट है ये हिंदी से पहले की मानी जाती है और अपभ्रंश के बाद की मानी जाती है, इसलिए बी सही होगा। 41 का बी। एक प्रश्न यहाँ से आपको और छोड़ देता हूँ। आपने बताना है सिद्धों की संख्या कितनी है, ये भी आपके लिए प्रश्न होगा आज का। प्रश्न संख्या 42, इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है, ये माउस हिलता बहुत ज्यादा है। सूरसागर की रचना का आधार है, सूरदासकृत सूरसागर की रचना का आधार क्या है ये आपने बतलाना है। तो 42 का सही जो विकल्प होगा तो वो होगा सी, श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है 43, इसमें आपसे पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट के निबंध किन पत्रों में प्रकाशित होते थे? तो जो 43 का सही विकल्प होगा हिंदी प्रतीप और ब्राह्मण, ये जो दोनों पत्र है ये बालकृष्ण भट्ट से संबंधित हैं। इनके द्वारा इसका संपादन भी किया गया था और इनके जो निबंध है यह भी इसी में संपादित होते थे। जो ब्राह्मण पत्र है तो ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित है, हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही संपादित होगा। अगला जो प्रश्न है 44, आकाशदीप की मूल आधार भूमि है, कहानी है आकाशदीप, किसकी है ये? तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इसका जो मूल आधार क्या है तो वो बताना है। क्या ये दस्यु जीवन का संघर्ष है या स्त्री सशक्तिकरण है? इसमें चंपा का बाह्य द्वंद्व है, मन का गहन अंतर्द्वंद है। 44 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो अगर आप इस कहानी को पढ़ते हो या फिर जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय अगर आपने देखा होता तो इसमें क्या है, मन का गहन अंतर्द्वंद है। अधिकतर ये जो अंतर्द्वंद आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इस कहानी की लीड पात्रा है चंपा, उसके मन में होता है। वो अपने पिता की हत्यारे के प्रति प्रेम भाव भी रखती है और उससे दूर भी जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके पिता की हत्या उसके प्रेमी के द्वारा की गई थी, प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप में की गई थी, परंतु की गई थी जब उसे पता चलता है सारा। उसके मन में ये भी होता है क्यों ना वो यहाँ पर चंपा द्वीप में रहकर ही यहाँ के देशवासियों की देशवासियों के हित के लिए कुछ कार्य करे। तो इस तरह से उसके मन का गहन अंतर्द्वंद इस कहानी के माध्यम से झलकता है। प्रसाद जी ने ये यहाँ पर स्पष्ट किया था। प्रश्न संख्या 45, तुलसी ने राम के उसी प्रकार प्रिय होने की अभिलाषा की जिस प्रकार, क्या है प्रश्न? तुलसी ने राम के उसी प्रकार प्रिय होने की अभिलाषा की है जिस प्रकार कामी को स्त्री होती है, कंजूस को धन प्रिय होता है, योद्धा को शस्त्र होता है, पिता को पुत्र होता है। तो 45 का जो सही विकल्प होगा, तुलसी ने राम की उसी प्रकार प्रिय होने की अभिलाषा की है जिस प्रकार से कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है। ठीक है, ए का ए सही होगा यहाँ। प्रश्न संख्या 46, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल, रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युग, पद मसग दंड। राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां ली गई हैं। इन पंक्तियों में राम की आंसू से आंसू टपकते देख क्या होता है?
जब ये पंक्तियां होती है उसके पश्चात भगवान श्री राम के आंसू निकलते हैं। इन पंक्तियों को देखने के बाद, भगवान श्री राम के आंसू को देखने बाद वहां पर उस स्थल में क्या होता है ये पूछा गया है। क्या हनुमान ने वहां रखे छत्र दंड को तोड़ दिया? क्या हनुमान धरती में गड़ गए? क्या राम के पैरों को पकड़कर हनुमान कसमसा कर रह गए? क्या हनुमान लक्ष्मण की तरह क्रोधित हो गए? तो 46 का क्या होगा सही? तो 46 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, हनुमान भगवान राम के पैरों को पकड़कर कसमका कर रह गए और वो बोले कि हे प्रभु, आप रोइए मत, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हनुमान ऐसे गरजे थे, उसके पश्चात ही उन्होंने जो रावण की सेना में त्राही त्राही मचा दी थी। ठीक है, पढ़ना एक बार आप राम की शक्ति पूजा को, आपको महसूस होगा कि क्या इसमें लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, 47, परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किसका रूपक प्रयुक्त हुआ है? तो जो 47 का सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, बासुकी, बासुकी नाग का। जो परिवर्तन कविता है इसमें परिवर्तन के लिए बासुकी का रूपक प्रयुक्त हुआ है, डी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक नई समीक्षा से संबंधित नहीं है? 47 में देखिए, जो परिवर्तन कविता है ये किसकी है? पंत जी की है, ये भी ध्यान रखना है। जो 48 का सही विकल्प होगा बुअलो, जो बुअलो है ये नई समीक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी लुसिए गोल्डमान, एफ आर लिविस, टेरी इगलटन, ये तीनों ही नई समीक्षा से संबंधित होंगे, ये भी ध्यान रखना आपने। प्रश्न संख्या 49, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? क्या इसमें ग्राह्यता है? क्या इसमें सुपाठ्यता है? क्या इसमें वर्णनात्मकता है? क्या इसमें क्रमबद्धता है? बताइए 49 का सही विकल्प। इसमें देखिए, जो वर्णनात्मकता की शैली है इसमें ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलती है, तो बी सही नहीं होगा। बाकी ग्राह्यता है, सुपाठ्यता है और क्रमबद्धता है, ये तीनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए 50, इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है? तो जो 50 का सही विकल्प होगा ना, तो वो हो जाएगा आपका र, श, य, य, ये तालव्य है, र नहीं है तालव्य, ये ध्यान रखना आपने। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमने लगभग 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। संख्या के आधार पर ये 50 थे, जो मैंने तथ्य बताए तो लगभग 70-80 तक प्रश्न आपके पहुंच जाते हैं। तो ध्यान से इस प्रकार आप इनको नोट करते रहिएगा। आप बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। और ये जो मॉक टेस्ट लगाते हो, इससे आपने अपने मन को छोटा नहीं करना है कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं, मेरी स्थिति तो बहुत ही खराब है। हो सकता है कि परीक्षा में इससे कम स्तर के प्रश्न पूछे जाएं, परंतु आपको यहाँ पर बहुत से प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उस पर आप दोबारा से अमली जामा पहनाते रहिए, अमल करते रहिए कहाँ कहाँ से गलती हो रही है, और अगर आते हैं तो अच्छी बात है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी कोई आपका सुझाव रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ आपकी आवश्यकता है तो उसको भी व्हाट्सएप करिए, कमेंट करना है कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। जाने से पहले फिर से कहूँगा, अगर आप लोग एटी टेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, आपके नियर डियर कोई हैं, तो आप उन्हें हमारा प्लेटफॉर्म सुझा सकते हो। इसी के साथ पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी हिंदी के लिए कई बुक्स हमारे ई बुक्स हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है, उसकी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हो। और हिंदी ग्रामर और बीएड पोर्शन के लिए हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, वो भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।